तर अजूनपर्यंत बाबा अशा कारवाईची कुठली कल्पना नाही. आणि मलाईदार खातं म्हणजे नक्की काय, ही सुद्धा त्याची व्याख्या किंवा त्याची काय व्याप्ती आहे हे मला समजून घेणं आधी गरजेचं आहे. माझं खातं मलाईदार आहे की फक्त दुधापुरतं मर्यादित आहे, हे पण मला आता बघावं लागेल. मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईत आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यांचं काल समाधान झालेलं नाहीये. त्या ठिकाणी उपसमिती सुद्धा गेली होती. काय नक्की राज्य सरकारच्या वतीने? नाही, मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी मी सुद्धा चर्चा केली. ते 29 तारखेला उपोषणावर ठाम आहे असं ते मलाही म्हणाले. परंतु कालच आमचे मंत्री उदय सामंत, त्याचबरोबर आमचे राधाकृष्ण विखे पाटील आणि त्याचबरोबर शंभूराजे देसाई, हे सर्व प्रसाद लाड, ही सगळी मंडळी त्यांना भेटून आली. माननीय मुख्यमंत्री, माननीय दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यावर लक्ष ठेवून आहेत. आणि एकनाथ शिंदे साहेबांची स्पष्टपणे भूमिका आहे की, आणि मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा, की महायुती सरकारच्या कार्यकाळामध्ये जेवढ्या काही मराठा समाजाला प्राधान्य देता येईल आणि त्यांना जास्तीत जास्त सोयी सुविधा उपलब्ध करून देता येईल तेवढ्या केलेल्या आहेत. परंतु अजूनही त्यांच्या काय मागण्या जर असतील तर त्या मागण्यांचा निश्चितपणे विचार केला जाईल. समाजातील सगळ्या समतोल राखण्यासाठी जे काही योजना ज्या आहेत त्या अंमलात आणण्याचं काम महायुती सरकार करते. आणि अजून वेळ आहे आता 29 तारखेला, त्यापूर्वी त्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न आमचे उपसमितीची सगळी मंडळी करत आहेत आणि त्यांना नक्कीच यश येईल याची मला खात्री आहे. काल महायुतीची समन्वय समितीची बैठक झाली. यामध्ये काही खाती असतील किंवा महामंडळ वाटप संदर्भात चर्चा झाली, मतभेद दूर करण्यासंदर्भात चर्चा झाली असं सध्या म्हटलं जातं. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे राष्ट्रीय राजकारणामध्ये जातात, त्यामुळे कुठेतरी हालचाली सुरू आहेत असं सुद्धा म्हटलं जातं. नाही, असं काही नाही. आता बघा, आमची समन्वय समितीची नेहमी बैठक असते. काल मुख्यमंत्र्यांनी काही महामंडळाचं वाटप आणि काही गोष्टी ज्या आहेत, जिल्हास्तरीय आमचे SEO आहेत, जिल्हास्तरीय काही समित्या आहेत, त्या समित्यांमध्ये पदाधिकारी कार्यकर्ते आम्हाला नेमायचे आहेत. बघा, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या, महापालिकेच्या झाल्या, पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या. अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यामध्ये आपलं योगदान दिलं. काही लोकांना आम्ही पक्षाची तिकीटं देऊ शकलो, काही लोकांना देऊ शकलं नाही. काही लोकांना आम्ही कमिटमेंट केलेले आहेत की तुम्हाला ह्या जिल्ह्यावर ह्या ठिकाणी घेण्यात येईल किंवा राज्यस्तरीय ह्या नियुक्त्या देण्यात येईल. त्यामुळे आता शेवटी कार्यकर्त्यांची भूमिका कार्यकर्त्यांनी बजावलेली आहे. नेते म्हणून किंवा महायुती सरकारमधले आम्ही सगळेजण प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय देण्याची आमची भूमिका, आणि त्यासाठी ती समन्वय समितीची बैठक होती. आणि लवकरात लवकर पुढल्या महिन्यातच माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतील. या बैठकीत निधी वाटपाचा समतोल नाही असंही सुरू झालं नाही, बघा, थोड्याफार प्रमाणात काही थोडंसं इकडे तिकडे ते होतंच, परंतु शेवटी सक्षम आहेत आमचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, योग्य तो तोडगा त्या प्रकरणी काढतील. गडकरींचं एक स्टेटमेंट आलंय की जबाबदारी नवीन तरुणांकडे दिली गेली पाहिजे. बघा, नितीनजी गडकरी ह्या देशाचे नेते आहेत आणि प्रामुख्यानं आम्हाला अभिमान आहे की ते महाराष्ट्राचे नेते आहेत आणि अतिशय चांगल्या संकल्पना त्यांच्या माध्यमातून पूर्ण देशामध्ये राबवल्या आहेत. किंबहुना जे काही पूर्ण देशामध्ये रस्त्यांचं जाळं मोठ्या प्रमाणात विणण्यात आलं ते नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली देशानं काम केलेलं आहे. आणि ते राज्याचे मंत्री असतानासुद्धा आपल्याला कल्पना आहे की MSRDC सारखं खातं त्यांच्याकडे होते. आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेपासून मुंबईतले जे काही जवळजवळ 32 उड्डाण पूल आणि इतर काही अनेक गोष्टी ज्या होत्या त्या नितीन गडकरींच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या आहेत. त्यांनी पूर्णतः योगदान जे आहे ते देशाला दिलेलं आहे. भविष्यामध्येही त्यांनी असंच योगदान द्यावं ही भावना एक कार्यकर्ता म्हणून किंवा एक शिवसेनेचा मंत्री म्हणून माझी आहे. त्यांनी पुढे कामकाज त्यांचं चालू ठेवावं. हिंदी मराठी भाषा विवाद के बीच आप लगातार जो है नेताओं से मिल रहे हैं. कल ही हमने देखा कि संजय निरुपम से आपने मुलाकात की. आज शशांक नहीं, देखिए, हमारे हाजी अराफत शेख, संजय निरुपम, अबू आज़मी, शशांक राव जी तो पहले दिन से इस मराठी भाषा के अभियान में हमारे साथ में थे. उनके ही कहने पे हमने जो पहली बैठक बुलाई थी, 3 महीने की मोहलत उन्होंने मांगी थी, तो हमने 1 मई से लेकर 15 अगस्त तक की मोहलत भी दी थी परिवहन विभाग के माध्यम से. और बाद में हमने कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ के माध्यम से अभियान भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का मराठी का जो पाठ्यक्रम है वो भी चालू किया. 180 सेंटर हमने निर्माण किए. 1800 करीबन शिक्षक हमारे पूरे राज्य में 36 जिले में हमारे अमराठी लोगों को मराठी सिखा रहे थे. बहुत अच्छा उसका मार्गदर्शन उन्होंने लिया और 1,65,800 जो अमराठी लोग थे उन्होंने मराठी सीखा. हमारा यही कहना है कि महाराष्ट्र में मराठी संस्कृति, मराठी अस्मिता जो है
उसका आदर रखिए, हमारी मराठी भाषा आप सीखिए और आगे प्रवासियों के साथ मराठी में संवाद कीजिए। और बहुत सारा हमें रिस्पांस हमारे अमराठी जो रिक्शा टैक्सी चालक थे उनके माध्यम से मिला। मैं शशांक राव जी और साथ ही में सभी हमारे जो यूनियन के नेतागण हैं उनका धन्यवाद दिल से देता हूं कि हर यूनियन के नेताओं ने ऐसे कहीं इस हमारे जो अभियान को विरोध किसी ने किया नहीं। सभी लोगों का यही कहना था कि हर राज्य में, जिस राज्य में हम रहते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, जिस राज्य से हम हमारा पेट पालते हैं, उस राज्य के भाषा का मान सम्मान होना चाहिए और उन्होंने मोहलत मांगी है। हमारे अभियान को किसी ने भी विरोध अभी तक किया नहीं। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि किसी ने भी इस अभियान को विरोध नहीं किया जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम का है। और अभी भी हम कानून के दायरे में रखते हुए जो 12 अगस्त 2025 का कानून है, वो कानून के हिसाब से जिसको मराठी आती नहीं रहेगी वो भी मराठी कुंसी की प्रवासियों के साथ संवाद करने लायक, तो उनको 1 महीने की नोटिस दे रहे हैं। 1 महीने की नोटिस में वो अगर नहीं सीख पाएगा तो उसका बैच जो है 3 महीने के लिए सिर्फ निलंबित किया जाएगा, रद्द कर नहीं किया जाएगा। उसके बाद में भी अगर उसको मराठी नहीं आती है 120 दिन देने के बाद में, तो हमको उसका बैच जो है पूरा का पूरा कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मराठी भाषा के प्रति प्यार नहीं है, लगाव नहीं है। अस्मिता के बारे में अगर उसके मन में कुछ अलग बातें रहेगी तो हमें हमारा कानून का जो कानून में लिखा है उसका वापर करना पड़ेगा। और उस माध्यम से हमने नया रूल बनाया। हमारे आरटीओ के अधिकारियों को भी हमने कहा कि कुछ जगह पे जानबूझकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का माहौल देखते हुए वीडियोज प्रसारित किए जाते हैं। कोई रिक्शा यूपी लेके जा रहे हैं, अरे महाराष्ट्र में जो आरटीओ का नंबर है वो यूपी में जाके बेचारा क्या चलाएगा। साथ ही में कुछ लोग हम तो यूपी जा रहे हैं, हम बिहार जा रहे हैं, हम यहाँ पे वहाँ पे जा रहे हैं, ऐसे वीडियो प्रकाशित करें, तो ये कोई भी ऐसे गलत फहमी में नहीं आना चाहिए। कुछ भी अगर कंप्लेंट होगी तो हमारे पास कंप्लेंट करनी चाहिए। हम हमारे आरटीओ के अधिकारियों को भी बोला है मराठी भाषा का आदर सम्मान करने के लिए अगर कोई भी हमारा अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक आता है तो उसको कोंकण मराठी साहित्य परिषद के माध्यम से आप सिखाइए। ये अभियान हम आगे भी चलाएंगे मराठी भाषा विभाग के माध्यम से। तो कोई भी संभ्रम नहीं होना चाहिए, इसलिए सभी नेताओं का मैं नेताओं को आह्वान करता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कीजिए। हम जो भी तकलीफें आपकी है वो दूर करेंगे। सर, सवाल यही है कि डे 1 से सरकार का क्लियर स्टैंड है कि कामकाजी जितना मराठी हो उतना आना चाहिए। बावजूद इसके अगर कभी आपको ऐसा लगा कि जो इतना वाद विवाद बढ़ा इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, आपके मैसेज को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है ड्राइवरों के बीच में? नहीं, जानबूझकर कोई, देखिए मैंने पहले ही कहा कि देखिए ये महायुति की सरकार है, हम रोजगार देने वाले लोग हैं। पूरे देश में हमारे एक महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो रोजगार निर्मित में आज भी 1 नंबर में है। हम किसी का रोजगार जो है, किसी के पेट पानी जिसके ऊपर चलता है उसके ऊपर लात मारने वाले लोग नहीं, उल्टा रोजगार बढ़ाने वाले लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निर्मित रोजगार की करने वाले महायुति की सरकार है। हमें किसी के ऊपर भी कोई भी जबरदस्ती करनी नहीं। हमारा यही करना है कि हमारी मराठी अस्मिता है, मराठी संस्कृति है, मराठी का आदर करना चाहिए और मराठी में प्रवासियों के साथ संवाद रखना चाहिए। इसलिए हम ये भाषा का अभियान भी चला रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरे देश में उल्टे ये अभियान का सभी देश के विभिन्न राज्यों के लोग भी मान रहे कि नहीं, ये अगर किसी भी राज्य में अगर हमें काम काज करना है तो उसकी भाषा का आदर करना चाहिए। और कुछ 1-8% भी नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए अपने खुद के रोजी रोटी का कामकाज कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी टिप्पणी हाँ, की है, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के ऊपर ही हमारी सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व के ऊपर ही हम कामकाज कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है कि हम किसी का रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि उसको देने वाले हम लोग हैं। और जो भी सहूलियत हर किसी लोगों को चाहिए और ये महाराष्ट्र की सरकार उसको सभी सहूलतें देने की कोशिश करेगी, सहूलतें देगी। और हम लोग भी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो 12 अगस्त 2026 पे जो कानून हमने बनाया वो कानून के अनुसार ही हम आगे चल रहे हैं। सर, एक सवाल अतिरिक्त है कि नितिन गडकरी का ट्वीट है कि अब जो है युवा पीढ़ी को मौका दिया जाना चाहिए। मैं
काफी देखिए, लंबे युवा समय से- पीढ़ी को तो मौका देना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। मगर हमारे देश के नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी जो महाराष्ट्र से है, नागपुर से है, उन्होंने एमएसआरडीसी के मंत्री होने के साथ महाराष्ट्र में बहुत सारी डेवलपमेंट की है। उन्होंने बहुत सारे उड़ान पुल बनाए, उन्होंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस जैसा रास्ता उनके महायुति के कार्यकाल में बनाया है। देश में जो विभिन्न राज्यों में पूरे रास्तों का जो निर्माण उनके माध्यम से हुआ है, बहुत बड़ा योगदान उनका इस देश के लिए है। मेरा उनको आह्वान है कि अभी तक आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम अगर हमारी एनडीए की सरकार कर रही है तो आगे भी आपको निवृत्ति की घोषणा नहीं करते हुए काम करना चाहिए। हम सभी लोग आपके साथ हैं। सर, कल समन्वय समिति की बैठक हुई, सियासी हलकों में ये भी खबर है कि मुख्यमंत्री को जो है दिल्ली का दायित्व दिया जा सकता है। साथ ही साथ महायुति में फंड बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई है, उस पर जरा प्रकाश। नहीं, देखिए, फंड बंटवारे के ऊपर हमारा कोई भी नहीं, हमारे किसी का भी उसमें कोई संबंध नहीं आता है, क्योंकि महायुति के सरकार में फंड के बंटवारे में एकनाथ शिंदे जी, हमारे सुनीताताई पवार, देवेंद्र जी के साथ मिलकर सभी हमारे विधायकों को, सांसदों को और साथ ही में हमारे मंत्रियों को जो जो फंड्स का उन्होंने कमिटमेंट किया वो पूरा कर रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ होता है तो निश्चित रूप से तीनों नेता बैठ के आपसी संवाद के माध्यम से ये दूरी पूरी करेंगे। और रहा देवेंद्र जी के बारे में, तो वो तो पूरे देश के नेता है ही, मगर अच्छी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में मैन करके उनका नाम हो रहा है। देश के विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज ले रहे हैं, तो आगे भी उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार कामकाज करेगी। शशांक जी, एक सवाल आपसे कि आप मंत्री साहब से मिलने के लिए आए थे, जिन मुद्दों को लेकर आप यहाँ आए थे, जिन उम्मीद से आए थे, वो आप सेटिस्फाइड हैं अब? जी, पूरी तरह से जो बातचीत हुई है, एक ही मुद्दा था कि किसी का भी रोजगार छीना नहीं जाए। और वो अभी जो मंत्री महोदय जी ने कहा है कि 1 महीने की नोटिस है, उसके बाद 3 महीने का कालावधि है। और दूसरा, सब में जो डर फैला था कि अभी कोई भी प्रशिक्षण केंद्र नहीं बचेगा, यानी कोई खुलेगा नहीं, कुछ जहाँ जाकर सीख सकते हैं, तो अभी एकदम से क्लियर है। अभी पूरी यादी तैयार हुई है और जो जो प्रशिक्षण केंद्र अभी हैं, हमारे ऑफिसेस भी उसमें पहले से भी थे और अभी फिर से चालू हो जाएंगे सारे प्रशिक्षण केंद्र, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण केंद्र भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ जितने प्रशिक्षण केंद्र हैं उनकी पूरी सूची अब रिक्शा चालकों को कल से हमारी यूनियन पूरी तरह से देगी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या हैंडबिल्स और नाके नाके पे जाकर बताना हो। प्लस एक हेल्पलाइन नंबर भी यूनियन की तरफ से हम निकाल लेंगे कि किसी को भी कुछ जानकारी चाहिए, क्योंकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन से कोई पैनिक कर जाता है तो गलत है, तो वो पूरी जानकारी देने का काम करेंगे। और प्रशिक्षण केंद्र शुरू रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। शशांक जी, जब हम ऑन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो एक समस्या जो लोगों के बीच में आम पाई गई वो ये कि कह रहे थे कि साहब हम समझते हैं मराठी, बोलने में तकलीफ होती है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? नहीं, ये जो क्लासेस लिए जा रहे हैं वो बोलने के हिसाब से ही है, क्योंकि हमने पहले भी कहा था और जो मंत्री महोदय ने उस समय पर भी अप्रैल में एग्री किया था, मान्य किया था कि लिखित में कुछ होगा नहीं, लिखने का कुछ नहीं है, क्योंकि ये संवाद करने की बात है, पैसेंजर से आपको संवाद करना है। तो जब आप पढ़कर उसको बात ही करते हो और वो टेस्ट भी उसी तरह से लिया जाता है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा, और एकदम फ्लुएंसी भी नहीं, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। अगर जो एफर्ट लोगे तो किसी की फ्लुएंसी ज़्यादा रहेगी, किसी की फ्लुएंसी कम रहेगी, लेकिन उससे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि ज्योतिताई ठाकरे आणि प्रदीप ढवळे सर आहेत, म्हणजे त्यांनीच, म्हणजे त्यांचं एवढे कौतुक आणि आभार मानव तेवढं कमीच आहे की बिचारे, म्हणजे 36 जिल्ह्यामध्ये 105 दिवसामध्ये ते फिरून जवळजवळ 1,65,800 विद्यार्थ्यांना त्यांना प्रशिक्षण दिलं, 1800 शिक्षक तैनात केले, तर त्यांचे एवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे। सर बोला। खरं म्हणजे आम्हाला कोकण मराठी साहित्य परिषद असेल काय किंवा मुंबई मराठी साहित्य संघ काय, अशा प्रकारची संधी उपलब्ध करून दिली की आम्ही मराठी भाषेवरती आपण काम करणारी सगळी मंडळी आहोत। आणि कोकण मराठी साहित्य परिषद पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली जवळजवळ 30-35 वर्ष साहित्यामध्ये काम करते आहे। अगदी पालघरपासून ते बांद्यापर्यंत आमचे जवळ 8,500 शिक्षक
साहित्य क्षेत्रामध्ये आहेत आणि ही खऱ्या अर्थाने आम्हाला एक वेगळाच अनुभव आला. जसं आता आदरणीय मंत्री महोदय म्हणाले त्याप्रमाणे की ग्रॅमॅटिकली काही मराठी शिकवायचं नाही आहे. अतिशय साधे सोपे शब्द एकत्र करून 16 वाक्यांचं आम्ही करिक्युलम सगळं तयार केलं. यावरती अनेक तज्ज्ञांनी यावरती काम केलं की रिक्षामध्ये बसल्यानंतर किंवा टॅक्सीमध्ये बसल्यानंतर जे काही व्यवहारी बोलावं लागतं तितकी वाक्य एका तासाला 4 वाक्य त्यांच्याकडनं बोलून घेऊन पाठ करून घेऊन एक वेगळेच अनुभव येत गेले. जसं शाळा कॉलेजमध्ये आम्ही शिकवत असताना परीक्षा जवळ आली की आपण देखील हातामध्ये पुस्तक घेऊन कोपऱ्यात कुठे अभ्यास करणारी मुलं आम्ही कॉलेजमध्ये पाहिली. तसेच हे विद्यार्थी देखील क्लासच्या वेळात देखील लवकर येऊन 4-4 वाक्य एकमेकांना बोलताना देखील पाहिलं. त्यावेळी बघत असताना जो आनंद असतो तो फार वेगळा असतो आणि तो आम्हा सगळ्यांना मिळाला. आम्हाला साहित्यिकांना मिळाला तो केवळ परिवहन मंत्री महोदयांमुळे आणि या सगळ्या युनियनने देखील अतिशय, आता तुम्हीच म्हणता तुमच्याचकडनं मी ऐकतो कुठेही आम्हाला इतक्या जवळजवळ 1.5 लाखाच्या वर क्लासेस घेतल्यानंतर 175 सेंटरवरती गेल्यानंतर असं कुठेही असा विसंवाद फारसा काही आम्हाला जाणवला नाही. किंवा गर्दीचाच रेटा जास्त होता आणि त्या येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये डोळ्यांमध्ये मराठी भाषा शिकण्याची आस आम्हाला प्रामुख्याने दिसत होती. सर एक प्रश्न आतापर्यंत आम्ही 1,65,800 लोकांना झालं. त्याच्यापैकी जवळजवळ 1,40,000च्या वर विद्यार्थी पास पण झालेले आहेत. काही परीक्षा बाकी आहेत. तर 15 तारीख आमची डेडलाईन होती. 15 ऑगस्ट रात्री 11 वाजून 59 मिनिटांपर्यंत आम्ही सगळेजण काम करत होतो आणि त्यामुळे जे राहिलं आहे त्या 5-7 दिवसामध्ये परीक्षा पूर्ण होती. आणि करंटली तुमचं किती हा, सर. जो सेंटर्स आहेत ते ऍक्टिव्ह आहेत आता? आता 15 ऑगस्टला सेंटर आम्ही बंद केले. नवीन 16 सेंटर MMRD मध्ये येऊन गेले माझ्याकडे. यादी तयार केली. झालं, चालणार झालं. म्हणण्यापेक्षा आता हे देशमुख जो येऊन राहिलेला गेला आणि एक तो मिनिट, मॉप आहे हॅलो. सगळा हॅलो तो तुम्ही मॅक्सिमम येताय का? आम्ही तो- कव्हर करायचा प्रयत्न करणार. एका बॅच मध्ये 50 मुलं आम्ही घेतो. सकाळी 10 पहिला- वाजल्यापासून ते रात्री हा, 9 तिकडनं आले वाजेपर्यंत मुंबईला आपले आल्यावर. शिक्षक काम करायला तयार आहेत. मुख्यमंत्री सकाळी 6 वाजता देखील आम्ही रोज बसून हो, ठेवलेले आहे. आणि शशांकराव आहेत त्यांना तुम्हाला फक्त 2 मिनिट भेटायचं आहे. असं कसं बोलताय की आम्हाला जे मराठी आहे ते कळतंय बोलायला? कॉन्फिडन्स एक आपल्याला मिनिट, देखील शशांक. अनेक वेळा मराठी माणसांना हिंदी बोलताना हॅलो. देखील तेवढा कॉम्प्लेक्स येतो आपल्यामध्ये. भाषेची भीती हा, प्रत्येकाला नमस्कार. वाटत असते पण आम्ही त्यांना सांगतो की भाषेची भीती घेऊ हो नका. हो साधे पण मी simple वाक्य 15 फार दिवसाने मोठी नाहीये. वेळ घेऊन येतो मला साहेब आपल्याला एक 2 मंत्रालयासमोर मिनिटं भेटायला. जायचंय. नक्की. येता का? ये हो जी, येतो. जी, अशी Thank you, साधी thank साधी you, वाक्य thank you. घेतलेली आहेत. थोडी त्यांना भीती वाटते पण जसे ते वर्गामध्ये येतात त्यांच्यातली भीती निघून जाते. सर एक प्रश्न असा होता की काही कंत्राटदार राज ठाकरेंना भेटायला गेले आहेत पैसे थकले म्हणून. MPSCचे विद्यार्थी सुद्धा गेलेले आहेत. याच्या आधी सुद्धा अनेक म्हणजे नाही जर घ्यायचं असेल तर राज ठाकरेंकडे बोललं होतं. नेमकं राज ठाकरेंवरती लोकांचा एवढा विश्वास का? काय वाटतं? नाही, मला त्या विषयावर काही कल्पना नाही. परंतु ठीक आहे ना, राज ठाकरे हे राज्यातील फार मोठे नेते आहेत आणि शेवटी ठाकरे आहेत. त्यांच्याकडे लोक जाणारच. आता मराठी भाषिक माझ्याकडे येतात त्यामुळे कदाचित हे कंत्राटदार आणि बाकीचे लोक त्यांच्याकडे जात असतील.